नमस्कार, बिहार की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। खबरों की शुरुआत करते हैं। लगभग 3 सालों बाद रविवार को बिहार पहुंचे आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव 27 अक्टूबर से चुनाव प्रचार में शामिल होंगे। इस संबंध में सोमवार को उन्होंने बयान जारी कर कहा है कि जनता सर्वोपरि है और इसके साथ ही उसका आशीर्वाद लेने में 27 अक्टूबर को तारापुर और कुशेश्वर स्थान जाऊंगा। जनता का मुझे पूरा समर्थन और सहयोग मिलेगा। आरजेडी उम्मीदवार भारी बहुमत से उपचुनाव में जीत दर्ज करेंगे। उन्होंने कहा कि महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार से जनता तंग आ चुकी है। उन्होंने ये भी कहा कि जनता अब एनडीए की सरकार को बर्दाश्त करने वाली नहीं है। एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने साफ कह दिया कि सभी वर्ग और जाति के लोग एकजुट होकर आरजेडी उम्मीदवार को वोट करेंगे। आरजेडी समाजवादी और आपको बता दें, उन्होंने ये भी कहा कि सामाजिक सद्भाव को मजबूत करने वाली पार्टी है। सभी वर्ग तबके के साथ ले चलती है और सामाजिक न्याय और सत्ता में सबको भागीदारी और सम्मान अधिकार दिलाना मकसद है। उन्होंने ये भी कहा कि जातीय जनगणना तो सरकार को करानी ही होगी। इस अवसर पर प्रदेश आरजेडी अध्यक्ष जगन्नाथ की उपस्थिति थे और इसके साथ ही उन्होंने ये भी बताया है कि कार्यक्रम जारी किया जा रहा है। आरजेडी सुप्रीमो पहले तारापुर फिर कुशेश्वर स्थान जाएंगे। मालूम हो कि बिहार में 2 विधानसभा सीटों पर 30 अक्टूबर को उपचुनाव होना है। मुंगेर के तारापुर और दरभंगा के कुशेश्वर स्थान सीट पर होने वाले चुनाव में अलग अलग पार्टियों के कुल 17 उम्मीदवार मैदान में हैं। 30 अक्टूबर को सुबह 6 बजे से शाम 7:30 बजे तक मतदान होगा। वहीं मतगणना की तारीख 2 नवंबर को तय की गई है। बता दें कि उपचुनाव सभी पार्टियों के लिए काफी महत्वपूर्ण है, लेकिन ये जेडीयू के लिए सबसे ज्यादा अहम है, क्योंकि खाली हुई दोनों सीट जेडीयू के खाते में थी। ऐसे में उनके सामने अपनी सीट बचाने के लिए चुनौती बनी हुई है। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव की ओर से बिहार कांग्रेस के प्रभारी भक्त चरण दास पर की गई टिप्पणी पर विवाद जारी हो गया है। इसी क्रम में सोमवार को सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रतिक्रिया भी दे दी है। उन्होंने कहा कि हम इन सब बातों का नोटिस नहीं लेते हैं। इन लोगों का काम ही यही है। उन लोगों का काम है कुछ कुछ बोलते रहना, काम करना नहीं है। काम में कभी दिलचस्पी नहीं रहती है, सिर्फ जुबान चलाते हैं। ऐसा करने से उन लोगों को काफी पब्लिसिटी भी मिल जाती है। और मुख्यमंत्री ने यह भी कहा, ऐसे लोग बिना काम किए पब्लिसिटी ले लेते हैं और ऐसे लोगों की बात पर हम कभी ध्यान नहीं देते। अगर वे प्रचार में जाना चाहते हैं तो जाएं। और उन लोगों को तय करना है कि दोनों सीटें जीतने के बाद लालू प्रसाद के दावे के सवाल पर मुख्यमंत्री ने यह भी दावा करने में किसी को कोई दिक्कत नहीं है। दावा करने में क्या जाता है, लोग जेल के अंदर और बाहर रहकर बातें करते हैं। हमको इस पर प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि हम जानते हैं कि जब उन लोगों को राज करने का मौका मिला तो उन्होंने जनता की सेवा नहीं की। उन लोगों का काम सिर्फ बोलते रहना है। जिसको जो मर्जी है वो बोलते रहे, इसको इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए और ना ही कोई लेना देना होना चाहिए। उपचुनाव में दोनों सीटें जीतने के बाद से ही बिहार सरकार बनाने में आरजेडी के दावे के सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि जनता मालिक है, चुनाव परिणाम क्या होगा ये सबको पता चल जाएगा। हम इन लोगों को कोई प्रतिक्रिया नहीं देते हैं। उपचुनाव में एनडीए की जीत को लेकर निश्चित होने के सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि हम लोग काम में लगे रहते हैं, हम जनता की सेवा करते हैं। जनता मालिक है, जो फैसला करे, जिसे बोलना है बोलते रहे और जो हमें करना है वो हम करते रहेंगे। हमें इस पर कुछ नहीं कहना है। हम लोगों को सिर्फ काम में दिलचस्पी है। हम लोगों के लिए पूरा बिहार एक परिवार है, जबकि कुछ लोगों के लिए एक निजी परिवार ही सब कुछ होता है और हम लोगों और उनमें कोई फर्क नहीं होता है। अगर हम ऐसा करते, बयान देकर पब्लिसिटी लेने में हमारी दिलचस्पी नहीं रहती है। कोरोना संक्रमण और बाढ़ जनित कारणों के इस बार बिहार में पंचायत चुनाव देरी से हो रहे हैं। पंचायत चुनाव में यहां वार्ड सदस्य, मुखिया, पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद के अलावा ग्राम कचहरी के सरपंच और पंच के लिए चुनाव होते हैं। ये चुनाव कई चरणों में 12 सितंबर को होगा और चुनाव में धन, बल और हिंसा
हो रही बढ़ोतरी के बीच राज्य में एक तथ्य ये भी उभर कर सामने आया है कि युवाओं और महिलाओं की इसमें भागीदारी बढ़ रही है। और ये बात गौर करने लायक है कि 2001 में बिहार में पंचायत चुनाव इलेक्टोरल अपार्टमेंट के रूप में ही साबित हुआ था और साल 2006 में पंचायत चुनाव में महिलाओं के 50% आरक्षण का भी प्रावधान किया गया था। और उस समय बिहार ऐसा पहला राज्य था जिसने महिला प्रतिनिधित्व और सशक्तिकरण की दिशा में ऐसा मजबूत कदम उठाया था, जिसका नतीजा आज हमें देखने को मिल रहा है कि इन पंचायत चुनाव में आरक्षित पदों के लिए भी साथ साथ अनारक्षित पदों पर भी पुरुषों की तुलना में महिलाएं ज्यादा नामांकन कर रही हैं। साथ ही स्थानीय स्तर पर भी राजनीतिक, सामाजिक और भागीदारी और रूढ़िवादी समाज में लीक से हटकर विकास के नए नए आयाम दिख रही हैं। पटना में मेट्रो के काम को लेकर बिजली कटौती जारी है। 24 घंटे में 2 दर्जन से ज्यादा मोहल्लों में दूसरी बार 2 घंटे की कटौती की जा रही है। बिजली विभाग का साफ तौर पर कहना है कि कंकड़बाग एरिया में मेट्रो का काम तेजी से चल रहा है और इस कारण से ही कटौती की जा रही है। वहीं सोमवार को कंकड़बाग के हनुमान नगर फीडर की सप्लाई सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक के लिए काटी गई थी। मंगलवार दिन में ही 12 बजे से 2 बजे तक की कटौती की गई थी। इससे 2 दर्जन से ज्यादा मोहल्लों की बिजली सप्लाई नहीं होगी। बिजली विभाग ने आम लोगों से सहयोग की अपील भी की है। वहीं मेट्रो को लेकर कंकड़बाग एरिया में लगातार कटौती हो रही है। बिजली विभाग का साफ तौर पर यह भी कहना है कि सुरक्षा के कारण काम के दौरान बिजली काटने की मजबूरी है। अगर सप्लाई बंद नहीं की जाए तो बड़ा खतरा हो सकता है। ऐसे में सुरक्षा को लेकर बिजली काटकर मेट्रो के काम को कराया जा रहा है। अक्टूबर महीने में अब तक 6 बार कटौती मेट्रो के काम में कारण किया गया है। बिजली विभाग का यह भी कहना है कि शटडाउन के लिए भी मेट्रो वर्क करने वाली एजेंसी ने आवेदन किया था। काम के दौरान बिजली के खतरे की आशंका होती है, इस कारण से ही बिजली कटौती की जाती है। कोरोना वायरस को देखते हुए इस बार औरंगाबाद के इतिहास में देव के छठ पूजा के मौके पर मेला नहीं लगेगा। सोमवार को जिलाधिकारी सौरभ जोरवाल और पुलिस अधीक्षक कांतेश कुमार मिश्रा ने भी ये जानकारी दी है कि देव कार्तिक छठ पर्व के आयोजन को लेकर बैठक की गई है। इस बैठक में बताया गया है कि कोविड-19 को देखते हुए देव प्रखंड में कार्तिक छठ मेले को लेकर आयोजन इस बार नहीं होगा। साथ ही देव में छठ पूजा से संबंधित आयोजित किए जाने वाले हर तरह के कार्यक्रम पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। और इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इस दौरान छठ को देखते हुए गाइडलाइंस भी जारी कर दी गई हैं। दरअसल देव छठ मेला में लगभग 15 से 20 लाख श्रद्धालु हर साल आते हैं। ऐसे में इस बार छठ पूजा को देखते हुए गाइडलाइंस जारी की गई हैं। बैठक में भी ये फैसला लिया गया है कि देव छठ पूजा में किसी भी श्रद्धालु को बिना टीकाकरण प्रमाण पत्र के प्रवेश नहीं दिया जाएगा। छठ के लिए भी प्रत्येक श्रद्धालु के साथ परिवार के अधिकतम 2 से 3 सदस्य के जाने की ही अनुमति रहेगी। किसी भी प्रकार के वाहन का प्रवेश मंदिर और तालाब क्षेत्र में वर्जित ही रहेगा। वहीं बाहर से आने वाले यात्रियों को NH2 पर देव जाने वाले प्रवेश द्वार और देव प्रखंड के अन्य मार्गों से आने वाले यात्रियों को एंट्री प्रोवाइड की जाएगी और मध्य से रोका भी जाएगा। और NH2 के कई स्थानों पर भी दंड अधिकारी, पर्याप्त पुलिस और बल भी तैनात रहेंगे और टीकाकरण के आए आगंतुकों को वापस भेजा जाएगा। और वहीं जिलाधिकारी ने सिविल सर्जन को निर्देश दिया है कि देव प्रखंड के 100% स्थानीय लोगों का अनिवार्य रूप से कैंप लगाकर टीकाकरण कराना सुनिश्चित करें। यूपी के गाजियाबाद में चोरी की घटनाओं को अंजाम देने वाले शातिर चोर को गाजियाबाद से ही आई पुलिस ने बिहार के सीतामढ़ी से ही गिरफ्तार कर लिया है। मूल रूप से सीतामढ़ी के पुपरी के गांव जोगिया गांव का रहने वाला इरफान पैसे कमाने को लेकर पागल सा हो गया था। ऐसे में वो अपने घर को छोड़कर भी दिल्ली चला गया था। सालों बाद जब वो घर वापस लौटा तो उसकी लाइफस्टाइल ही बदल चुकी थी। आपको बता दें कि मजदूर का बेटा बताया जा रहा है और इसके साथ ही महंगी गाड़ियों पर आजकल वो चलता है। वही दोस्तों के साथ चोरी के पैसे से रोजाना पार्टी भी करता था।
ऐसे में समाज में लोग उसकी इज्जत करने लगे। ये देख इरफान की महत्वाकांक्षा बढ़ने लगी। ऐसे में समाज में अपना कद और बढ़ाने के लिए उसने अपनी बीवी को पंचायत चुनाव में प्रत्याशी बना दिया। अपनी पत्नी गुलशन परवीन को जिला परिषद क्षेत्र संख्या 34 से ही प्रत्याशी बनाने के बाद से ही उसने चुनाव प्रचार लाखों रुपए खर्च कर दिए उसमें, और उसकी मंशा थी कि पत्नी चुनाव जीताकर जिला परिषद अध्यक्ष बना जाए। चर्चा ये भी थी कि चुनाव में अपनी पत्नी को जीत दिलाने के लिए वो गांव के लोगों के दान पुण्य का काम भी करने लगा था। वहीं चोरी के पैसों से उसने गांव की कई सड़कों का निर्माण भी करा दिया था। इतना ही नहीं, गांव में किसी गरीब के मरने या फिर किसी की बेटी की शादी में वो आर्थिक रूप से मदद करने भी लगा था। मुजफ्फरपुर में रफ्तार का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। हर दिन सड़क हादसे में लोगों की मौत हो रही है। ताजा मामला सदर थाना के मझोलिया में मौजूद NH 28 का बताया जा रहा है, जहां एक ट्रक में बस में टक्कर हो गई थी और टक्कर इतनी जोरदार थी कि ट्रक का ड्राइवर कैबिन में ही फंस गया। वहीं खलासी कूदकर ही वो बाहर निकल पाया है और इधर बस सवार यात्रियों को हल्की चोट भी लगी है, लेकिन ड्राइवर बस लेकर पटना की तरफ भाग निकला। और इसके साथ ही टक्कर के बाद सड़क पर दोनों ओर से गाड़ियों की लंबी कतार भी देखने को मिली। इससे ट्रैफिक जाम भी हो गया। सूचना मिलने पर सदर थाना की पुलिस मौके पर पहुंची। स्थानीय लोगों की मदद से ट्रक के ड्राइवर को कैबिन से निकाला गया और उसे इलाज के बाद ही अस्पताल में आपको बता दें कि उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती भी कराया गया। थानेदार सत्येंद्र मिश्रा ने जानकारी दी है घटना के ऊपर कि ट्रक ड्राइवर के नाम और पते का सत्यापन किया जा रहा है और ट्रक ड्राइवर के बयान के आधार पर FIR दर्ज करवाई जाएगी। और इसके साथ ही उन्होंने बताया कि बस मोतिहारी से पटना की ओर जा रही थी और ठीक इसके पीछे एक ट्रक भी अपनी रफ्तार में चल रहा था। पहले बस ने ट्रक को ओवरटेक किया और फिर अचानक ही ब्रेक लगा दिया। इसके बाद ट्रक ड्राइवर का संतुलन बिगड़ा और बस से उन्होंने टक्कर भी कर दी और ट्रक का अगला हिस्सा काफी हद तक ग्रसित भी हो गया है। ड्राइवर कैबिन में फंस गया था, लेकिन फिलहाल उसको वहां से निकाल लिया गया है। बिहार के हाजीपुर में छेड़खानी का विरोध करने पर चाकूबाजी की बड़ी वारदात सामने आई है। घटना की जिला मुख्यालय गोरोल थाना क्षेत्र के बेलवार घाट गांव की बताई जा रही है, जहां पर रविवार की देर रात गांव के ही 3-4 दबंग अचानक लड़की के घर में घुस गए और उसे जबरन साथ चलने के लिए कहने लगे। वहीं मना करने पर उसके साथ दुष्कर्म करने का भी प्रयास किया गया है। इधर पीड़िता का भाई जो दरवाजे पर सोया हुआ था, उसने अपनी बहन के चीखने चिल्लाने की आवाज सुनने के बाद उसे बचाने पहुंचा। तभी दबंगों ने उसे चाकू मारकर जख्मी कर बेहोश भी कर दिया है। हालांकि जब दबंग अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हुए तो लड़की को भी चाकू मारकर बुरी तरह से घायल कर दिया। इस पर लड़की ने शोर मचाना शुरू कर दिया। ऐसे में लड़की का चचेरा भाई अपने परिजनों के साथ वहां पहुंचा और तीनों दरिंदों को पकड़ने की कोशिश करने लगा, लेकिन तीनों दरिंदे ने बारी बारी से ही लड़की के साथ परिवार के सदस्यों को चाकू मारकर घायल कर दिया। फिलहाल पुलिस ने पीड़ित लड़की सहित 7 लोगों को हाजीपुर सदर अस्पताल में भर्ती करवा दिया है और इस मामले में शामिल तीनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है। इस मामले में पीड़ित लड़की के परिजनों ने ये भी जानकारी सामने रखी है कि लड़की और हम लोगों ने छेड़खानी का विरोध किया था, तो गांव के ही 3-4 लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया है। आर्य न्यूज पे खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए आर्य न्यूज।